सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और बाबा साहब का भीषण टकराव होता है। महात्मा गांधी क्या कहते हैं और बाबा साहब क्या जवाब देते हैं, मुंहतोड़ जवाब बाबा साहब देते हैं। आज के अंबेडकर संदेश में हम महात्मा गांधी और बाबा साहब की वो बातचीत का जो हिस्सा है वो हम आपके समक्ष आज प्रस्तुत करेंगे। सम्मानित साथियों, अत्यंत महत्वपूर्ण होने की वजह से आज के अंबेडकर संदेश को आपको अंत तक वॉच करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम अंबेडकर संदेश शुरू करें, हमारा आपसे निवेदन है कि चैनल को आप बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर दिन सुबह 5 बजे मिलने वाला अंबेडकर संदेश आपकी मोबाइल स्क्रीन पर होना चाहिए। आइए अब बढ़ते हैं आज के अंबेडकर संदेश की तरफ। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। यहाँ पर पेज नंबर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 69 से 73 तक कंप्लीट हिस्सा लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आज का अंबेडकर संदेश आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। विषय है तुच्छ चालें, कांग्रेस द्वारा अपने अधिकार त्यागने से इनकार किया गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से लेकर उपस्थित हैं। पुस्तक का नाम है कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया। इसी विषय पर, इसी पुस्तक से आज का संबोधन बाबा साहब का और महात्मा गांधी का हम लेकर उपस्थित ही हैं। आप देखेंगे भीषण टकराव यहाँ पर हुआ है और क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी वो हम आपके समक्ष रखेंगे। चेयरमैन जो अल्पसंख्यक कमेटी के हैं, आपको मालूम है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड, चूंकि ये सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की और तीनों गोलमेज सम्मेलन की हम कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है अल्पसंख्यक समिति और उसके चेयरमैन हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री। वो कहते हैं कि अब मैं इसे प्रस्तुत करता हूं। कहते हैं, मित्रों, मेरे दिमाग में ये बात स्पष्ट है कि हम समय व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। अब से और दूसरी बैठक होने के अंतराल में, जैसा कि श्री गांधी ने कहा, अनौपचारिक बैठकें होंगी और मुझे आशा है कि आप सभी दलों के लोग उस अवसर का लाभ उठाएंगे। स्थगन के बाद हुई अनौपचारिक बैठक में जो कुछ हुआ उसके बारे में बाबा साहब कहते हैं कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। ये बैठक पूरी तरह असफल रही। इसके अध्यक्ष श्री गांधी थे। श्री गांधी ने सांप्रदायिक प्रश्न के जटिलतम भाग अर्थात पंजाब में सिख मुस्लिम झगड़े से आरंभ किया। किसी स्तर तक मामला सुलझता लगा, जबकि दोनों पक्ष पंच के फैसले के लिए सहमत हो गए। यद्यपि सिख चाहते थे कि जब तक पंच का नाम मालूम न हो जाए आगे कोई कार्रवाई न की जाए, जबकि मुसलमान पंच का नाम प्रकट करने के लिए तैयार नहीं थे। अस्पृश्यों जैसे दूसरे अल्पसंख्यकों की समस्या हल करने में श्री गांधी को रुचि नहीं थी। यद्यपि उन्होंने दूसरे अल्पसंख्यकों की मांगों की सूची प्रस्तुत करने के लिए उनके प्रतिनिधियों से कहा था, श्री गांधी ने उनकी मांगों को सुना परंतु अनसुना कर दिया। क्या श्री गांधी ने उन मांगों को बैठक में विचार करने के लिए रखा? जैसे ही सिखों और मुसलमानों के बीच समझौता विफल हो गया, वैसे ही श्री गांधी ने बैठक भंग कर दी। अल्पसंख्यक कमेटी की बैठक 8 अक्टूबर 1931 को हुई। प्रधानमंत्री ने श्री गांधी को पहले बोलने के लिए कहा। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, इससे पहले की जो बैठक थी वो 1 अक्टूबर 1931 को ही। 1 अक्टूबर को महात्मा गांधी ने ये डिमांड करते हुए कि कम से कम 1 सप्ताह का टाइम मुझे चाहिए अल्पसंख्यक कमेटी के विभिन्न सदस्यों से, पदाधिकारियों से या जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करने के लिए, ताकि हम अपने स्तर से समझौता कर सकें। हालांकि वो एक बहुत बड़ी कुटिल चाल थी। इस बात को बाबा साहब भांप गए थे। महात्मा गांधी सिर्फ मुसलमानों और सिखों के बीच वार्ता करना चाहते थे। दलितों, अस्पृश्यों को और एंग्लो इंडियन को, भारतीय ईसाइयों को पूरी तरह से वो नज़रअंदाज कर रहे थे। ये बात बाबा साहब ने स्वयं अभी बताया, आपने देखा इस संदेश में।
8 अक्टूबर यानी कि एक सप्ताह बीतने के बाद, पूरा एक सप्ताह बीतने के बाद महात्मा गांधी पुनः अल्पसंख्यक कमेटी की जो बैठक होती है उसमें महात्मा गांधी को बोलने का सबसे पहले अवसर दिया जाता है, क्योंकि पुरजोर उन्हीं की मांग थी कि एक सप्ताह का टाइम दिया जाए और सारी चीज़ें हम सॉल्व कर लेंगे एक सप्ताह के अंदर। तो अब इस मामले में श्री गांधी क्या कहते हैं और उसके बाद बाबा साहब क्या जवाब देते हैं उनके संबोधन का, उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं का, ये वास्तव में बहुत दिलचस्प मामला रहेगा आज का अम्बेडकर संदेश में। सामान्य साथियों, यदि आपने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के इस अम्बेडकर संदेश को सुन लिया अंत तक, तो ये मान कर चलिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का निष्कर्ष यहाँ पर आपको लगभग मिल ही जाएगा। तब महात्मा गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री एवं मित्रों, बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के मध्य आपसी वार्तालाप द्वारा सांप्रदायिक प्रश्न को पारस्परिक सहमति के आधार पर हल करने की दिशा में मैं एकदम नाकाम रहा। एक सप्ताह निरर्थक गंवाने के लिए प्रधानमंत्री एवं मित्रों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। जब मैंने इस कठिन कार्यों को अपने हाथों में लिया था, मैं सोचता था कि इस कार्य में मुझे सफलता मिलेगी। मुझे धैर्य एवं संतोष इसी बात में है कि मैंने इसका हल ढूंढ निकालने में कोई कसर नहीं उठा रखी। परंतु ये कहना पूर्णतया सत्य नहीं होगा कि हमारी बातचीत पूर्णतया विफल रही। वार्तालाप की असफलता का कारण भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य थे। हम लगभग सभी लोग उन दलों के जिनका हमें प्रतिनिधित्व करना था निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। हमें सरकार ने नाम निर्देशित किया है। उस बैठक में एक सर्वमान्य हल पर पहुंचने के लिए जिन प्रतिनिधियों की उपस्थिति नितांत आवश्यक थी, वे भी उस शिष्टमंडल में नहीं थे। आगे मैं कहना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक समिति बुलाने का समय नहीं था। इसमें यथार्थ की भावना नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या प्राप्त करना है। यदि हमें ये ज्ञात होता कि हम चाहते हैं उसके बदले ऐसी असफलता हाँ लगेगी, तो हम वहीं रुक जाते और इस अपवित्र विवाद से बचे रहते। यदि हमारे मतभेद गहरे हो गए हैं और यदि वे विदेशी प्रभुत्व के कारण उभर कर न आते, तो समाधान स्वराज्य संविधान की बुनियाद न रहकर उसका कलश बन गया होता। मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं कि स्वतंत्रता की सूर्य किरणों में सांप्रदायिकता का हिमखंड पिघल जाएगा। महात्मा गांधी आगे कहते हैं कि इसलिए मेरा सुझाव है कि अल्पसंख्यक समिति अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दी जाए और संविधान के मूल सिद्धांतों की शीघ्र रचना की जाए। इस बीच सांप्रदायिक समस्या का सही हल निकालने का अनवरत प्रयास होना चाहिए। इससे संविधान निर्माण में कोई रुकावट या बाधा नहीं आनी चाहिए। हमें अपना ध्यान सब बातों से हटाकर मुख्य कार्य संविधान निर्माण पर केंद्रित करना होगा। ये तो रहा संबोधन महात्मा गांधी का। सामान्य साथियों, बाबा साहब ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, ये भी अब आप जान लीजिए। इससे पहले कि हम बाबा साहब के संबोधन को आपके समक्ष रखें, महात्मा गांधी की कुछ और बातें, कुछ संक्षिप्त स्पीच यहाँ पर बाकी है, वो भी हम आपके समक्ष रख देते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे समिति को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी असफलता का अर्थ ये नहीं है कि सांप्रदायिक समस्या का सर्वमान्य हल तलाश करने की सभी आशाएं धूमिल हो गई हैं। मेरी असफलता का अर्थ मेरी घोर पराजय भी नहीं है। मेरे शब्दकोश में ऐसा शब्द नहीं है। मेरी स्वीकृति का अर्थ केवल विशेष प्रयत्नों का असफल होना है जिनके लिए हमें आपने एक सप्ताह का समय दिया था। मेरी स्वीकृति का अर्थ है कि मेरी असफलता जिसे सफलता की दिशा में एक सीढ़ी मानी जाए और मैं आप सभी से ऐसा करने का आह्वान करता हूँ। सांप्रदायिक समस्या का हल ढूंढने में हमें चाहे जितनी भी असफलता मिले और गोलमेज सम्मेलन के प्रयत्न विफल हो जाते हैं, तो भी मेरी ये राय है कि भावी संविधान में यह एक धारा जोड़ दी जाए कि जिन मुद्दों पर निर्णय लिया जा सकता है उनकी जांच परख की जाए तथा अंतिम निर्णय देने के लिए एक पंचाट बना दिया जाए। सभी ने बहस के दौरान श्री गांधी के इस आरोप को गलत बताया कि प्रतिनिधि सरकार द्वारा नामजद किए गए थे और वे जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। सामान्य साथियों, आपने देखा किस तरह से महात्मा गांधी ने ये बात कहा अपने संबोधन में, और ये बात तब कही जब एक सप्ताह का टाइम भी ले लिया, प्रतिनिधियों से बात भी कर ली। जब मामला नहीं बना तो इस तरह के उल जलूल आरोप लगा रहे हैं महात्मा गांधी। उन्होंने ये बात कही कि प्रतिनिधि जो यहाँ पर आए हैं, विभिन्न समुदायों से आए हैं,
वो सरकार द्वारा नामजद किए गए, नामित किए गए थे और वे जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। महात्मा गांधी का कहना ये था कि वो जनता का अगर कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है तो कांग्रेस ही कर रही है और महात्मा गांधी यानी कि स्वयं वो कर रहे हैं। ये उनका अप्रत्यक्ष रूप से कहना था। प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ये बात कह दी जो आपके सामने हमने व्यक्त की है। तब इस बात को लेकर सभी प्रतिनिधियों ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की, क्योंकि उन्होंने एक तरह से नकार ही दिया कि आप मुसलमानों से कहा कि आप मुसलमानों के प्रतिनिधि। आगा खां थे, इमाम मोहम्मद इमाम अली थे, उनको कहा कि मुसलमानों के प्रतिनिधि आप नहीं हैं। तो इस तरह से यानी कि सर्वे सर्वा अपने आप को घोषित करने की कोशिश महात्मा गांधी की यहाँ पर रही, लेकिन मुंहतोड़ जवाब यहाँ पे दिया सभी प्रतिनिधियों ने। और बाबा साहब ने क्या कहा ये जानना बहुत जरूरी मेरे साथियों। आज समय निकालकर आप अंत तक वीडियो को वॉच ही कर लीजिए, हमारा ये निवेदन आपसे है। बाबा साहब कहते हैं, मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, पिछली रात जब औपचारिक बैठक की समाप्ति के बाद हम लोग बैठक से विदा हुए थे तो हम सबकी कम से कम ये राय थी कि जब हम लोग अगली बैठक में शामिल होंगे तो हम में से कोई भी इस प्रकार का भाषण नहीं देगा जिसमें आरोप की भावना हो। ये तय हुआ होगा अल्पसंख्यक कमेटी के लास्ट दिन। बाबा साहब कहते हैं, मुझे ये देखकर अफसोस होता है कि श्री गांधी ने उस आपसी समझौते का गला घोंट दिया। मुझे क्षमा करें, मुझे ये कहने का मौका मिला है कि श्री गांधी ने वहीं से अपनी बात आरंभ की जो उनकी नज़र में असफलता का कारण था। अब मैं अपने विचार से वही बातें बताता हूं जिन्हें मैं औपचारिक बैठक में किसी समझौते पर पहुंचने की असफलता का कारण समझता हूं। मैं उन पर यहां पर बहस नहीं करना चाहता। बाबा साहब बड़े सधे हुए और साधारण शब्दों में अपनी बात को रखते हुए कहते हैं, अल्पसंख्यक समिति की बैठक अनिश्चित काल तक स्थगित करने के प्रस्ताव में श्री गांधी की जो बातें मुझे कुछ खटकी हैं वो ये थी कि उन्होंने अपनी सीमाएं लांघी। उन्होंने अपने को अपनी स्थिति में सीमित नहीं रखा। उन्होंने विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधियों पर जो यहाँ गोलमेज सम्मेलन में बैठे हैं छींटाकशी की। श्री गांधी ने कहा था कि सभी प्रतिनिधि सरकार द्वारा नामजद किए गए हैं और वे अपने संबंधित समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि हम सरकार द्वारा नामित किए गए हैं, परंतु जहां तक मेरा संबंध है, बाबा साहब कहते हैं, इस बात में तनिक भी संदेह की गुंजाइश नहीं है कि यदि इस सभा के लिए दलित वर्गों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया जाता तो निश्चय ही मैं ही चुनकर यहां पर आता। बाबा साहब आगे कहते हैं, प्रश्न ये नहीं है कि मैं सरकार द्वारा नामजद किया गया हूं अथवा नहीं, मैं अपने उस समुदाय का पूर्ण रूपेण प्रतिनिधित्व करता हूं, इसमें किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब दिया महात्मा गांधी को बाबा साहब ने। महात्मा गांधी सदा से इस बात का दावा करते रहे हैं कि दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है और इतना जोरदार प्रतिनिधित्व करती है जितना मैं तथा मेरे साथी नहीं कर सकते। इस दावे के विषय में मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये एकदम झूठा और गैर जिम्मेदाराना दावा है और इस दावे से संबंधित लोग इसे सर्वथा इनकार करते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं कि मुझे अल्मोड़ा जिले के दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष का तार मिला है। मैं समझता हूं कि वह संयुक्त प्रांत में है, यूपी में है, जहां से मेरा कोई परिचय नहीं है। वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश कहते हैं संयुक्त प्रांत को, और कभी मैं वहां गया भी नहीं। वह तार इस प्रकार है, सम्मानित साथियों, दिलचस्प है बहुत ज्यादा। ये सभा, उस तार में लिखा है, दलित वर्ग संघ की तरफ से लिखा गया है। बाबा साहब को देते हुए, भेजते हुए ये लिखा गया कि ये सभा कांग्रेस में अपने अविश्वास की घोषणा करती है और उसने देश के अंदर और बाहर जो रवैया अख्तियार किया है तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जो हथकंडे अपनाए गए हैं उनकी भर्त्सना करती है। महात्मा गांधी की क्या स्थिति रही होगी, ये शब्द सुनने के बाद आप अंदाजा लगाइए साथियों। बाबा कहते हैं कि मैं इससे आगे नहीं पढ़ना चाहता, मैं इसे और आगे पढ़ना नहीं चाहता, परंतु कह सकता हूं कि मैं समझता हूं
कि श्री गांधी अस्पृश्यों के बीच में अपनी स्थिति का जायजा लेना चाहेंगे तो उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। यदि कांग्रेस में ऐसे भी लोग होंगे जो दलित वर्गों के प्रति सहानुभूति दिखलाते होंगे, परंतु दलित वर्ग के लोग कांग्रेस में नहीं हैं। ये ऐसी स्थिति है जिसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं। मैं इन विवादित बिंदुओं पर नहीं जाना चाहता। ये मुख्य प्रस्तावना से कुछ अलग प्रतीत होते हैं। गांधी जी ने जो मुख्य बात रखी वह ये थी कि समिति अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाए। बाबा साहब कहते हैं, मैं इस प्रस्ताव के संबंध में पूर्णतः सर मोहम्मद शफी के विचारों से सहमत हूं। सर मोहम्मद शफी के क्या विचार हैं उन्होंने बताया। उन्होंने कहा इसके लिए केवल 2 विकल्प हैं, केवल 2 विकल्प। नंबर 1, या तो अल्पसंख्यक कमेटी कोई संतोषजनक हल खोजे, और यदि ये संभव ना हो तब बाबा साहब कहते हैं ब्रिटिश सरकार इस समस्या का समाधान स्वयं करे। ये बात सर मोहम्मद शफी ने लिखी है। एक बार पुनः जान लीजिए सम्मानित साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला बिंदु है, या तो अल्पसंख्यक कमेटी कोई संतोषजनक हल खोजे, और यदि संभव ना हो तो ब्रिटिश सरकार इस समस्या का समाधान स्वयं करे। ये 2 बिंदु हैं। तो अल्पसंख्यक कमेटी में सभी समुदायों के प्रतिनिधि हैं। वो मिलकर, जैसा कि 1 सप्ताह मीटिंग होने के बाद वो विफल हो गई है, समझौता वार्ता विफल हो गई वहां पर। ऐसे मात्र एक रास्ता बचा है, ब्रिटिश सरकार इस समस्या का समाधान स्वयं करे। खैर, बाबा साहब लिखते हैं, हम ऐसे किसी तीसरे दल के पंच निर्णय पर इसे छोड़ देने के लिए सहमत नहीं हो सकते जिसका ब्रिटिश सरकार जैसा जिम्मेदाराना भाव ना हो। यहां पर यानी कि ब्रिटिश सरकार जिम्मेदारी से काम कर रही है, और उस जिम्मेदारी के भाव से अगर कोई काम नहीं करना चाहता तो उसके हम किसी निर्णय पर, बाबा साहब कहते हैं, हम नहीं छोड़ सकते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति के सहारे इन मुद्दों को हम नहीं छोड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री, मुझे एक बात स्पष्ट करने की अनुमति दीजिए कि दलित वर्गों ने ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को तुरंत सत्ता हस्तांतरित करने के लिए अभी कोई उत्तेजना नहीं दिखाई, न वे इसके लिए आतुर हैं। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनकी कुछ विशेष शिकायतें हैं, और मैं समझता हूं कि मैंने उन शिकायतों का बहुत सही और स्पष्ट ढंग से पेश किया है। वास्तव में सच तो ये है कि दलित वर्ग के लोग राजनीतिक शक्ति के हस्तांतरण के लिए व्याकुल नहीं हैं। स्पष्टतः उनकी स्थिति इस प्रकार की है कि वे सत्ता हस्तांतरण के लिए आतुर नहीं है, परंतु यदि इस समय राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए जो हो हल्ला मचा हुआ है, ब्रिटिश सरकार उसका सामना करने में अपने को बेबस पाती है। हम ये जानते हैं कि दलित वर्ग के लोग वर्तमान परिस्थितियों में इसका प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं है। तब हमारा निवेदन यह है कि सत्ता हस्तांतरण कुछ शर्तों के साथ ऐसी व्यवस्था में हो कि किसी गिरोह के हाथ में सारी शक्ति न चली जाए, किसी अल्पतंत्र के हाथ में न चली जाए, अथवा कुछ लोगों के गिरोह की मुट्ठी में न दब जाए, चाहे वे मुसलमान हो या हिंदू। बल्कि वह हल ऐसा हो कि अपने अपने समुदाय के अनुपात में सत्ता में सबको हिस्सा मिले, यानी कि उचित प्रतिनिधित्व की बात बाबा साहब ने यहां पर राजनीति में कर दी। मेरे साथियों, इस विचार से मुझे ऐसा नहीं लगता कि संघीय ढांचा समिति में मैं उस समय तक कैसे भाग लूं जब तक कि मैं ये नहीं समझ पाऊं कि उस समय तक मेरी तथा मेरे समुदाय की क्या स्थिति होगी। प्रधानमंत्री ने अपने समापन में कहा। अब प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो भी हम लोग जान लेते हैं और उसके बाद अम्बेडकर संदेश समाप्त करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने समापन में कहा कि हम बैठक स्थगित करते हैं, मैं दोबारा आप लोगों की बैठक बुलाऊंगा। इस बीच मैं चाहूंगा कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, जो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि हैं, वे भी अपनी ओर से प्रयत्न करें। यदि आप लोगों में कोई आम सहमति हो जाती है तो मेरी राय है कि उससे आपको अवगत कराएं, उससे सबको अवगत कराएं। ब्रिटिश सरकार आपके समझौते में आड़े नहीं आएगी। वही बात सर मोहम्मद शफी ने जो 2 बिंदु कहे हैं उसमें पहला बिंदु यहां पर माननीय प्रधानमंत्री ने कह दिया है।
आगे वो कहते हैं कि इसलिए मैं चाहता हूं कि हमने अब तक जो निराशाजनक बातें सुनी उन्हें छोड़कर अब अपने दिलों में ये बात रखें कि ब्रिटिश सरकार आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार कृतसंकल्प है कि भारत में ऐसा सुधार किया जाए जो हमारे विचारों से मेल खाता हो और जिससे स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ता हो। यही हम चाहते हैं। मैं सभी प्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि प्रगति में किसी भी प्रकार के रोड़े ना अटकाएं। और ये स्पष्ट संदेश महात्मा गांधी के लिए है मेरे साथियों, क्योंकि रोड़ा अटकाने का कार्य किसने किया? सभी प्रतिनिधियों की बात सुनने का कार्य और अनसुना करने का कार्य किसने किया? नजरअंदाज करने का कार्य किसने किया? महात्मा गांधी ने। आपने आज के अंबेडकर संदेश में निश्चित तौर पर यह निष्कर्ष निकाल लिया होगा। सम्मानित साथियों, यही प्रश्न है सर मोहम्मद शफी के 2 जो सुझाव थे, वो सुझाव कौन से हैं? विस्तार से बताइए। अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर, जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कार्यक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कार्यक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।